बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 92 न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसार। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तानी सियासत में गहमा गहमी बढ़ती चली जा रही है। अपोजिशन को इस बात का यकीन है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी और वज़ीर आज़म इमरान खान घर जाएंगे, जबकि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपोजिशन के नाम ले लेकर खूब तनकीद के निश्तर बरसाए। आज मुख्तलिफ रहनुमाओं को मुख्तलिफ नाम भी दिए, उनकी नाकामी गिनवाई और अपनी कामयाबियों के चर्चे भी किए। मेलसी में खिताब हो रहा था, जनूबी पंजाब का भी वहाँ पे उन्होंने जिक्र किया। जनूबी पंजाब के लिए 500 अरब रुपए का ऐलान भी किया कि वहाँ मजीद खर्च करेंगे। फिर ये भी कहा कि कौमी असम्बली में हम जल्द जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से एक आईनी तरमीम लेकर आएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN इस हवाले से कितने संजीदा हैं वो भी पता चल जाएगा। पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो लाहौर से आज निकल चुका है और खुर्शीद शाह साहब ने ऐलान किया है कि 8 या 9 को हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। लेकिन खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ नहीं बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ आ रही है, क्योंकि सीक्रेट बैलेट होता है, खुफिया रायशुमारी होती है, तो अपोजिशन को ये यकीन है कि इसमें उनकी कामयाबी मुमकिन हो पाएगी। लेकिन जैसे ही ये खबरें ज़राए के थ्रू मीडिया में गर्दिश करने लगी, सोशल मीडिया पर आने लगी, तो हुकूमत की तरफ से जैसे उनको ये मौका मिल गया हो कि अपोजिशन पर इस चीज़ पर तनकीद की जाए कि अगर आप इतने ही संजीदा हैं और आपको इतना ही यकीन है कि नंबर गेम आपके पास पूरी है, तो फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो आना चाहिए। बहरहाल आज वज़ीर आज़म बहुत एग्रेसिव थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज की हम बात करें, उन्होंने जो अल्फाज अदा किए उनकी अगर हम बात करें, अपोजिशन को आज इन्होंने एक पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया है, पहले आपको वो सुनाते हैं। 3 दफा वजीर आजम, उसके 2 बच्चे बाहर गए, अरबों रुपए के महलों में रह रहे हैं वो, और जब बच्चों से पूछते हैं कि जी ये पैसा किधर से आया, कहते जी हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, हम जवाबदेही नहीं हैं। वो भगौड़ा जो उधर बैठा है वो और उसकी बेटी वो फौज को बुरा भला कहते हैं, और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। नहीं बीमारी जरदारी कि जब बेनजीर इक्तदार में आई 1 साल ही नहीं लगा, सारी दुनिया में धूम मच गई मिस्टर 10% कि हर चीज के ऊपर 10% पैसे खींच लेता था। ये वो आदमी था जो बेम्बिना सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था। उसके बाद जो इसने पैसा बनाना शुरू किया, इसके और नवाज शरीफ के ऊपर बाहर के अखबारों के अंदर मजमून आए, जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा। मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है, क्या आप तैयार हैं जब इंशाअल्लाह आपकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? किसी वज़ीर आज़म ने किसी भी सियासी मुखालिफ को नहीं छोड़ा, तरह तरह के नाम भी दिए और अपोजिशन को ये भी बता दिया कि जब ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी तो क्या वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं, उनके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान जो करेंगे। बहरहाल इस पे बात करेंगे। एक और चीज़ जिसका जिक्र इसी से रिलेटेड कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात जो है उस पर सिर्फ इत्तेहादियों को ही नहीं बल्कि अपोजिशन की जमातों के साथ भी मुज़ाकरात होने चाहिए। बहुत सारे लोग इसको हुकूमत की तरफ से घबराहट भी समझ रहे हैं कि क्या वाकई हुकूमत भी ये समझ रही है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात इस वक्त हो सकते हैं। साथ साथ शेख रशीद ने यह भी कहा कि 5 साल के बाद जो इंतखाबात होने हैं तो कोई मसला नहीं है, वो 6 महीने पहले और साल पहले भी हो सकते हैं, लेकिन उस पर अपोजिशन को हमें ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। दूसरा, जहांगीर खान तरीन साहब जो कि लंदन में मौजूद हैं, उनके हवाले से इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं कि लंदन में उनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से। तो जहांगीर तरीन ग्रुप का जो किरदार है इस सारे मामले में वो भी बड़ा अहम होकर रह गया है। वो भी देखना है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फारूकी साहिबा, मेंबर सिंध असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, और जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। चीमा साहब, पहले तो ये फरमाइएगा
कि जो वजीर आजम साहब ने आज एक धमकी कहिए ऑपोजिशन को दी है कि अगर तुम लोगों की तहरीके अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो क्या इस चीज़ के लिए तैयार हो जो मैं करूँगा। सो वजीर आजम साहब ऐसा क्या ऑपोजिशन के साथ करना चाहते हैं मजीद, क्योंकि ऑपोजिशन तो कहती है कि उन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी की आड़ में उनको दीवार से भी लगाया है, मुकदमे भी बनाए हैं और उनको ये भी यकीन है कि इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर वो वजीर आजम को निकालने में कामयाब भी हो जाएंगे। अलग अलग करके दिखाओ। देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किसी के साथ कुछ नहीं किया। आप कह लें कि उन्होंने कानून के मुताबिक डील किया या कानून को यू कैन से कहीं रोका नहीं है, कानून को परफॉर्म करने से रोका नहीं है। कानून अपना रास्ता ले रहा है। हाँ, सहूलतकारी मौजूद है, जगह जगह मौजूद है, बड़े बड़े पैमाने पे मौजूद है, बड़े बड़े लेवल्स पे मौजूद है। हम कोशिश करेंगे, डेफिनेटली वज़ीर आज़म इस मामले में कमिटेड है कि हम कोशिश करेंगे कि सहूलतकारी जुर्म को बचाने के लिए, मुजरम को बचाने के लिए सहूलतकारी जो है ये कमज़ोर हो। ये मुआशरा उस वक्त तक मुहज़्ज़ब हो नहीं सकता, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ उस वक्त तक आ नहीं सकता, एलीट कैप्चर से निकल के एक नॉर्मल जमहूरी मुल्क हो नहीं सकता जब इसमें जमहूरियत के सम्राट उस वक्त तक नहीं आ सकते जब तक इस मुल्क में मुजरम के लिए सहूलतकारी कम ना हो। लेकिन मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि वज़ीर आज़म साहब आखिर ऐसा क्या करेंगे जो आज उन्होंने धमकी दी ऑपोजिशन को कि तैयार होना कि तहरीक अदम एतमाद तुम लोगों की नाकाम होगी तो देखना मैं क्या करूंगा तुम लोगों के साथ। मैंने यही कहा है कि सहूलतकारी को हम रोकेंगे कि सहूलतकारी कम रहे, लोग कानून के मुताबिक डील हों, सारों के लिए कानून एक जैसा हो, कानून हर बंदा रूल ऑफ लॉ के नीचे हो। हम यही करेंगे, सिंपल इज दैट, वेरी सिंपल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कोई इरादा नहीं कोई गैर जमहूरी काम करने का, कोई इरादा नहीं कोई पुनिटिव कहीं कोई रिवेंजफुल होने का। जिस तरीके से उन्होंने बात की है उसमें ऐसा लग नहीं रहा, जो आप कह रहे हैं उसमें ऐसा लग नहीं रहा कि वो तो कह रहे हैं सीधा सीधा कि देखना फिर मैं करता क्या हूं तुम लोगों के साथ। देखें, इसमें फ्रस्ट्रेशन होती है। देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं खुद फ्रस्ट्रेट हूं, मैं खुद डिप्रेस में इस बात से, डेस्परेट हूं कि इस मुल्क में देखें 2 जमा 2 4 इस मुल्क में हदेबिया पेपर मिल का क्या था, अभी शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग में 16 अरब रुपया वो क्या था, क्या है, उन्होंने 7 अरब रुपए की टीटी सामने आई, टोटल जितनी उनकी जायदादें बड़ी टीटी से बड़ी। इस मुल्क में बहुत सारे लोगों के सामने असासे देख लें और उनके अपने ज़राए आमदन देख लें तो कहीं कोई मैच नहीं है, कहीं कोई मैच नहीं है। और कानून वहां पे आज तक जो फैसला नहीं कर सका, अदालत फैसला नहीं कर सकी, तो वहां पे आप डेस्परेट होते हैं, वहां पे आप कह लें कि फिर उसका इल्जाम भी आप पे आ रहा हो कि आप कर कुछ नहीं सके। यानी आप कह लें कि जो इल्जाम आज मुजरम को सपोर्ट कर रहा हो, जो इल्जाम भी है कि जी वो शायद कोई नेक आदमी था या बरी था। फ्रस्ट्रेशन होती है, डेस्परेशन होती है सिर्फ इस चीज़ पर कि क्यों इतना सब कुछ एविडेंसेस इनके खिलाफ होने के बावजूद कार्रवाइयाँ उस तरीके से नहीं हो सकी या मंतकी अंजाम तक मामलात नहीं पहुंचे। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपको भी यही समझ आई जब वजीर आजम साहब ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद तुम लोगों की नाकाम होती है तो फिर देखना मैं करता क्या हूं तुम्हारे साथ, उस चीज़ के लिए क्या तैयार हो? जी शुक्रिया सादिया। अच्छा, मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा दुख होता है कि जब एक वज़ीर आज़म की मनसब पे बैठा एक शख्स, चाहे वो सेलेक्टेड हो या नॉन सेलेक्टेड हो, जो भी हो, वो अपनी जगह एक अलग कहानी है, लेकिन जब वो इस किस्म के लबो लहजा इस्तेमाल करते हैं, इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, देखिए एक फ़ाल डेमोक्रेसी में इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होती है। और एक इलेक्टेड शख्स जो लोगों के वोट लेके आए वो कभी भी इस तरीके से अपने ऑपोजिशन के लोगों से मुखातिब नहीं होगा। आपने कभी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इस किस्म की धमकियां देते हुए नहीं सुना होगा, मैं देखो मैं करती क्या हूँ। आपने कभी आसिफ अली जरदारी साहब पे लाख तनकीद हुई हो, क्या क्या नाम उनको ना दें, कभी आपने नहीं सुना होगा कि जी मैं देखो तुम्हारे साथ करता क्या। आप ये तारीख गवाह है इस बात की कि हमारे दौर में जब प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब थे और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब थे, कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था पूरे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, किसी को फांसी नहीं लगी, मॉरेटोरियम था, ठीक है। अब एक मुल्क के वजीर आजम, आप ये देखिए
एक जमहूरियत के अंदर आपको ऑपोजिशन को साथ लेके चलना होता है। ऑपोजिशन का क्या मसला है? ऑपोजिशन क्यों सड़कों पे निकली हुई है, क्यों अदम एतमाद ला रही है? क्योंकि मुल्क बर्बादी के दहाने पे खड़ा हुआ है। लेकिन आज लाहौर में जब बिलावल साहब मौजूद थे, आज तो आपको नदीम अफजल चंद साहब भी वापस मिल गए हैं, वो भी पीपल्स पार्टी में दोबारा शामिल हो गए। एक खुली ऑफर भी आज बिलावल साहब ने की कि जो शख्स भी जिसने जिंदगी में कभी जिए भुट्टो का नारा लगाया वो वापस आना चाहता है तो हम तैयार हैं उसको वापस लेने के लिए। अच्छा, बहरहाल मेरा सवाल ये कि आज उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की थी, जिसके बाद ये तबसरे होने लग गए मीडिया पे। जी, उसके बाद ये तबसरे होने लग गए कि बिलावल साहब शायद कुछ यकीन से बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तरीके अदम एतमाद की कामयाबी के हवाले से मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। सो क्या कोई नंबर गेम फिर से ऊपर नीचे हो गई है? सादिया, गारंटी तो ये भी नहीं है कि कल आप या मैं हम में से कोई अगली सांस भी लेगा कि नहीं लेगा। यहाँ तो जिंदगी का मौत का नहीं पता ना, तो किसी चीज की भी गारंटी तो नहीं होती ना। नथिंग कम्स विद गारंटीज इन लाइफ ना। बट इस पे आप देखें पूरी हुकूमत के तमाम वज़रा के तबसरे यही आ रहे हैं कि नंबर्स इनके कम हो गए, और ये वैसे ही कह रहे थे। आज फवाद चौधरी को सुन लें, उनके ट्वीट्स देख लें, पूरा सोशल मीडिया आपके सामने। देखिए सादिया, तबसरे तो ये करेंगे, अंदर से तो ये मर चुके हैं, अंदर से इनको अपनी हकीकत मालूम है कि इनके अपने लोग नाला हैं, इनके अपने लोग भागने को तैयार हैं, भाग चुके हैं। नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी छोड़ के गए थे ना जी, और स्पोक्स पर्सन थे ना, प्राइम मिनिस्टर साहब के स्पोक्स पर्सन थे ना। कितने बेजार होके वापस आए हैं ना। वापस क्यों आए? वजह है ना उसके पीछे। मुल्क के हालात आप देखें सादिया। चलें बाकी चीजें छोड़ देते हैं। आप एक एंकर पर्सन हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताइए कि मीडिया हाउसेस का क्या हाल है? अच्छा, चलिए ये आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। अफोर्ड नहीं कर पा रहे चलाने, ये आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, क्योंकि इस पे सिर्फ और सिर्फ मुल्क। मुझे देखिए सादिया, सादिया मैं आपको बताऊं, पेशावर के अंदर जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ, कई सालों बाद इतना 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 भयानक वाकया हुआ है। तो आपकी तो ना कोई दाखिला पॉलिसी है, ना कोई खारजा पॉलिसी है। नजर नहीं आता मुल्क के वजीर दाखिला कहाँ है, नजर नहीं आता। और फिर आप धमकियां दे रहे हैं लोगों को। अनफॉर्चुनेटली आप इदारों को इस्तेमाल करते हैं अपने, जो आपके खिलाफ आवाज उठाएगा, जो आपकी तनकीद करेगा, आपने उसको जेल में डालना है। राइट, आपने खारजा पॉलिसी की बात की। आज खारजा उमूर को लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ बहुत ऐसी बातें की हैं जिस पर काफी लोग कह रहे हैं कि आया ये वक्त सही था, नहीं था, या इसके कुछ खुदा न खास्ता कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए बुरे ना हो। मैं अभी उसका वक्त नहीं है इसलिए मैं उस टॉपिक पे जा नहीं रही हूँ। बट चीमा साहब, जो शर्मिला साहिबा ने मीडिया के हवाले से बात की है, आज मैं ऑपोजिशन की बात नहीं कर रही, आपके इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही साहब, जिन पर आपको बहुत यकीन है कि वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने आज वजीर आजम को ये कहा है कि आप अपने मुशीरों से मुहतात रहें। ये मुशीर जो हैं वो आपके दरमियान, आपकी हुकूमत के दरमियान और मीडिया के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज जो है वो डाल रहे हैं इस वक्त। देखिए, ये उनकी जाती ओपिनियन हो सकती है, और जाती ओपिनियन को भी आप कह लें, आपने रिस्पेक्ट करना होता है। या इत्तेहादी जो किसी इत्तेहादी की ओपिनियन हो तो फिर वो अहम हो, उसका तजर्बा हो, तो उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। डेफिनेटली इस पर रिकन्सिडर हो सकता है, कंसिडर हो सकता है। बाकी यह है कि मैं समझता हूँ एक डिसिप्लिन लाना या कोई असूल ज़वाबित बनाना, वो किसी भी अदारे के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की जुडिशरी को बैठ के अपने लिए डिसिप्लिन तय करना चाहिए। आर्मी ने अपने लिए तय किया हुआ, जुडिशरी बैठ के तय करे। और मीडिया एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, और मीडिया जो है वो यू कैन से कि मादर पिदर आज़ाद तो नहीं हो सकता, ना आप होना चाहेंगे, डेफिनेटली आप नहीं होना चाहेंगे। और दूसरी बात यह है कि देखें, किसी की पगड़ी उछालना, किसी को यू कैन से कि किसी की घर की चार दीवारी के अंदर चले जाना, फैमिली तक चले जाना, ये आपके लिए कोई मुनाफली तो आपकी नहीं है। ये चीमा साहब, माजरत के साथ उसमें तो फिर बहुत सारे पीटीआई के अपने लोग इन्वॉल्व, आप देख लें, उस कैंपेन का हिस्सा बनते हैं। सादिया प्लीज, जब सेंसिटिव बात हो रही है तो करने दिया करे, ताकि बात गलत। सवाल ही कर रही हूँ ना मैं आपसे कि उसमें पीटीआई के लोग हैं, क्या उन पे भी आप कानून का इतलाक करेंगे? तो पहले नहीं, सवाल नहीं कर रही हैं आप बर्दाश्त नहीं कर रही, मैं बात करूं प्लीज। मैं सवाल कर रही हूं, जवाब देने दो उसका मुझे। तो आप देखें, तो प्लीज करने देना, मुझे जवाब देने देना, उसका जवाब दे। बार-बार ज़िमनी सवाल है ना सर, ज़िमनी सवाल भी तो डिस्कशन का हिस्सा है ना। आपने एक बात किया है, मैं उसी का ज़िमनी सवाल कर रही हूँ। मैं कह रहा हूँ,
जी मैं कंप्लीट कर ले फिर जमीनी सवाल कर लेना। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखें इसमें ये जब भी एक तरफा एक तबके को बिल्कुल आप फ्री उसे अबव द लॉ मैं समझता हूँ यहाँ ना सियासतदान है, ना जुडिशरी है, ना आप कह लें कि यहाँ पे यू कैन से कि आर्मी है, ना आपको होना चाहिए। ये इसरार गलत है। हम यहाँ पे सोसाइटी में बैलेंस होना चाहिए। उस सोसाइटी में बैलेंस के लिए जो भी आप तजवीज दें, जो चीज तय करें, मैं तय करूं, अपोजिशन बैठ के तय करे, अब मैं एक सवाल कर लूं, वो आनी चाहिए, वो उसमें उसे वेलकम करना चाहिए। जी प्लीज। अब मैं एक सवाल करूं। ठीक है, आपने बात कर ली, मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल हर इदारे की जिम्मेदारी है, पूरी करनी चाहिए, मीडिया भी उससे आजाद नहीं है। लेकिन ये जो पीका ऑर्डिनेंस जिसकी बात हो रही है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, ये 2016 में PMLN की तरफ से इंट्रोड्यूस कराया गया था। मीडिया ने उस वक्त मुखालफत की, शर्मिला साहिबा की जमात ने मुखालफत की, आपकी जमात ने मुखालफत की, आप लोगों ने उसको काला कानून करार दिया, आप लोगों ने कहा यह गलत है क्योंकि PMLN लेकर आई थी। अब आपने तो उसमें और चीजें ऐड कर दिया चीमा साहब, जो चीज उस वक्त गलत थी वो आज सही कैसे हो गई? मेरा तो आज भी यही है कि आप खुद बैठ के तय करें, कुछ ज़ाब्ते बना लें, अपने लिए कुछ ज़ाब्ते बना लें। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए ये अदालत, हथकड़ी, कागनिजेबल, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये पढ़े लिखे, देखें, ये मुआशरे को आपने लीड करना है। मुआशरे को लीड करते करते आप में से देखें, आपका कम से कम 1 लाख लोग होंगे। 1 लाख लोगों में से अगर आपको ज़ाब्ता नहीं बनाते तो इसमें क्रिमिनल भी होंगे, आ जाएंगे, इसमें जराइम पेशा लोग भी आ जाएंगे, ब्लैकमेलर भी आ जाएंगे, और उनकी लोगों की बड़ी बड़ी उम्र की कारोबार या जिंदगियां, रेपुटेशन, इज्जतें वो उछाल दें, तो ये आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। सो मैं समझता हूँ आप इसके लिए खुद को ज़ाब्ता अखलाक बनाएं, तो इशू नहीं है कोई। ये इशू मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना बड़ा इशू है। वो आपकी बात दुरुस्त है, बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन अगर आप इशार करें कि हमने कोई ज़ाब्ता नहीं बनाना, मीडिया से नहीं हुई, एक चीज हो गई, उसमें अमेंडमेंट्स आ गई और उसके बाद वो ऑर्डिनेंस आ गया और उसके बाद बता दिया गया कि जी ये कानून बना दिया है, अब ये 3 साल नहीं 5 साल के लिए आप अंदर जाएंगे। फेक न्यूज के आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपने किसी से पूछा ही नहीं है, मीडिया बॉडीज से ही नहीं पूछा, किसी से कंसल्टेशन नहीं हुई इस मामले में। मैं समझता हूं कि इसमें हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, ये चीजें हो जाएंगी। और बरल जैसे कहते हैं सोसाइटी में बैलेंस, अल्टीमेट जो हाश है वो आपकी भी होगी, हमारी भी है, कि सोसाइटी में एक बैलेंस जरूर क्रिएट हो। ये जो ठीक है, मुझे एक ब्रेक राइट आपका नुक्ता आ गया, मुझे एक ब्रेक जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। वफाकी वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब ने यह कहा है कि जो इंतखाबात 5 साल के बाद होने हैं वो 6 महीने पहले या साल पहले भी हो सकते हैं। इत्तेहादियों के साथ साथ अपोजिशन से बैठकर कबल वक्त इंतखाबात के मामले पर मुज़ाकरात होने चाहिए क्योंकि वक्त ही ऐसा है। शर्मिला साहिबा, आपको उनके इस बयान से क्या लगा? और आगे बढ़ के उन्होंने ये भी कहा कि अगर वजीर आजम के खिलाफ ये आप लोग ले आते हैं तहरीक अदम एतमाद और ये कामयाब हो जाती है तो ये पूरा सेटअप जो है इसको खतरा पड़ जाएगा, ये पूरा सेटअप लपेटा जाएगा। देखिए सादिया, इस वक्त ये पूरी हुकूमत बड़ी घबराहट के अंदर है, बिलखुसूस इमरान नियाज़ी साहब और उनके जो मदारी पुजारी जो सारे लोग हैं ना, इनको मालूम है कि इनके साथ होने क्या वाला है। ये अगर सेटअप अगर लपेटा भी जाता है और हम जनरल इलेक्शंस की तरफ भी चले जाते हैं तो इसमें कोई मज़ाहिका नहीं है और कोई गलत बात नहीं है। ये भी एक आईनी तरीक़ेकार है और जमहूरी तरीका। अच्छा, लेकिन जब वो कहते हैं सेटअप लपेटा जाएगा तो उसका क्या मतलब लिया जाए? वैसे वो तो किसी का मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं वो? अगर वजीर आजम जाते हैं, तहरीक अदम एतमाद आती है तो एज यू राइटली सेड वो तो सिर्फ एक आईनी हक है। बिल्कुल है, और जनरल इलेक्शंस की तरफ भी हम जा सकते हैं। अच्छा, कि जाहिरी बात है, ये तो नायल हुकूमत है ना। अगर इन हाउस चेंज की आप बात करते हैं तो आप किसको लेकर, कौन चलाएगा हुकूमत अगले 1 साल के लिए, कौन जनरल इलेक्शंस करेगा? मे बी एक इंटरम सेटअप आ जाए 3 महीने के लिए जो जनरल इलेक्शंस कराएं, लोगों को अपने हकीकी नुमाइंदे चुनने दें, अपने वोट का अख्तियार इस्तेमाल करने दें।
यहाँ इस वक्त तो इस पूरी हुकूमत के अंदर या जो इनके तमाम जो सिलेक्टेड लोग हैं उनमें से तो कोई भी नहीं है जो ये मुल्क आगे ले जा सके, मुल्क चला सके। यहाँ तो इतनी बर्बादी हो रही है सादिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऑन ग्राउंड लोगों में जो परेशानी है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो तकलीफ़ है, वो उसको देखा नहीं जाता है। यहाँ आप यकीन करें कि गाड़ी में पेट्रोल डालते वक्त हम भी अब घबराने लग गए हैं कि एक वक्त आता था 6,000 रुपये में गाड़ी की टंकी फुल हो जाती थी, अब 10-10 हज़ार रुपये पे चली गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बातें वज़ीर आज़म साहब ने की कि साउथ पंजाब भी करेंगे तो फला भी करेंगे, ये रिफॉर्म लाएंगे, वो लाएंगे। बता दें कि ये जो आप लोगों ने ऐलान किया कि 8 या 9 मार्च को तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, ये वाकई स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ आ रही है जैसे खबरें गर्दिश कर रही हैं? देखिए, मैं अगर कोई बात कहूंगी तो वो कब्ल वक्त होगी। अच्छा, इसका प्रेरोगेटिव जो है मेरी लीडरशिप के पास है। इसके ऊपर बातचीत चल रही है, वो फैसला वो करेंगे कि अदम एतमाद किस पे पहले आता है। मोस्ट प्रोबेबली स्पीकर के ऊपर आएगा। ठीक है। और जाहिरी बात है कि अगर स्पीकर चला जाता है इनका, दैट मीन्स द राइटिंग इज ऑन द वॉल। ओके, ठीक है। चीमा साहब, ये फरमाइए, जो शेख रशीद साहब कबल वक्त की इंतखाबात की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर जमहूरियत में देखें तो कबल वक्त इंतखाबात भी होते हैं, तहरीक अदम एतमाद भी आती है, सारे जमहूरी तरीके हैं, सारे आइनी तरीके हैं। बट क्या वाकई हुकूमत को ये फील हो रहा है या महसूस हो रहा है, जो अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत की आज वज़ीर दाखिला ने, कि आए बैठें और बात कर लेते हैं अर्ली इलेक्शंस पे, आप हुकूमत भी यानी आमादा हो सकती है इस मामले पे? देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर के जो आप कह लें एक तर्जुमान है, 5 या 6 जो पहला सर्कल है, आप कह लें, आई एम पार्ट ऑफ दैट जी। सो मेरे सामने ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। सो मैं इसे बिल्कुल ऑन नहीं कर रहा जब तक मुझे खुद ना पता लगे वज़ीर आज़म के हाउस से के मुंह से। तो शेख रशीद साहब की अपनी ओपिनियन हो सकती है, उनकी एक मतलब आप थॉट प्रोवोकिंग चीज़ हो सकती है। ये हमारे पार्टी में या हुकूमत में कहीं भी डिस्कस नहीं हुई ये चीज़, एक बात। दूसरी बात यह कि शर्मिला फारूकी साहब बड़े गंदे गंदे लफ्ज़ बोल रही थी कि जी वो निकम्मे, वो नालायक, इनमें से कोई भी नहीं है। भाई, क्या आपके डॉक्टर आसम हैं या शर्जीर मेमन हैं या खुर्शीद शाह साहब लायक हैं, नासिर शाह साहब लायक हैं? कौन लायक है आप में से? आप तो सारे अनपढ़ो भाई। आप तो बाकायदा एक अनपढ़ों का टोला है जिसने सिंध पे कब्जा कर लिया। वहाँ पे चूहे गंदम 22-22 अरब की खा जाते हैं। वहाँ पे ये जो लास्ट पाकिस्तान की 10 हुकूमतें, पिछली 9 हुकूमतों में जिस हुकूमत का कम से कम GDP ग्रोथ थी 5 साल की, और 3% वो सदर जरदारी की थी। सदर जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी सब पे भारी, 3% 5 साल की बुनियाद पे GDP ग्रोथ थी। ये 10वें नंबर पे, आखिरी नंबर आपका था। उसके बाद जो आप पहले 3.12% की ग्रोथ नवाज शरीफ साहब बड़े लायक है इस मुल्क में, उनका था। फिर तीसरे नंबर पे भुट्टो साहब थे 3.6% ग्रोथ पे। चौथे नंबर पे फिर आप कह लें कि नवाज शरीफ साहब, और 5वें नंबर पे भी वो। 5 बदतरीन गवर्नमेंट जो इस मुल्क में रही हैं पिछली 9 में, जिनकी GDP ग्रोथ के हिसाब से इकोनॉमिक तरक्की की बात कर रहा हूं मैं, 5 बदतरीन गवर्नमेंट्स, एक भुट्टो साहब की, एक जरदारी साहब की और 3 नवाज शरीफ की। ये दोनों इस वक्त इस मुल्क के एडम स्मिथ बने हुए हैं। ये दोनों इस मुल्क के एडम स्मिथ बने हुए हैं। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को तरक्की देंगे, ये पाकिस्तान में खुशहाली लेके आएंगे। भाई, आपको अंदर किया, 11.5 साल अंदर रखा, मारा, तशद्दुद किया, जुबान काटी, जिसने काटी वो आजकल सेनेटर है। ठीक है। जिन लोगों ने आपको ये किया, उनके साथ बैठ के तो आप क्या कुर्बानियों की बातें करते हैं, आप क्या जमहूरी कदरों की बातें करते हैं, आप क्या तरक्की की बात करते हैं, काबिलियत की बात। आप में तो एक बंदा ने जो टीवी पे आके कोई ढंग से बात कर सके, पीपल्स पार्टी में एक बंदा ने जो आके ढंग से, कोई फिगर से, कोई फैक्ट से बात कर सके। सारे आके मोटे मोटे इल्जाम, मोटे मोटे फिक्रें, स्वीपिंग स्टेटमेंट, जज्बाती नारे, ये वो गाली गलोच, ये वो इस तरह करना शुरू कर देते हैं। कोई ढंग से बात करें आप। आप बताएं ना क्या तरक्की की आपने। ठीक है, आप मुझे बता दें कि सिंध में लिटरेसी रेट बता दें। एक मिनट सिंध का लिटरेसी रेट बता दें, मुझे एग्रीकल्चर की तरक्की बता दें, वहां मुझे हेल्थ का बता दें, वहां मुझे कोई, आप कह लें कि आपने कोई वहां आटा कितने का ये बता दें। कराची में अगर 50 रुपए लीटर दूध सारे मुल्क से महंगा है,
तो फिर आप क्या बात कर रही हैं? 80% 18वीं तरमीम के बाद गवर्नेंस चलेगी सूबों में। आप एनएफसी लेके आज भी वहां पे छप्परों में स्कूल हैं, वहां पे आप पानी लोगों को देते नहीं हैं, आप खाना लोगों को देते नहीं हैं, थर सारा भूख से मर जाता है, रोजाना लोग मर जाते हैं। कराची में कूड़ा आप उठाने के काबिल नहीं है, नाले साफ करने के काबिल नहीं है। जवाब ले लूं। कराची को हकूक आपने दिए नहीं है, सारी जमीनों पे कब्जा आपने कर लिया और नाते तो क्या बैठ जाते हैं। कितना कॉन्फिडेंस है भाई, क्या जबरदस्त लोग हैं, जबरदस्त लोग। जवाब ले लें करें बात, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर से करना, फैक्ट्स एंड फिगर से बात करना, ऐसा ना करे बात। शर्मिला फारूकी साहब, कोई एक बंदा पढ़ा लिखा मुझे अपनी पार्टी में बता दे ताकि मैं उससे बात कर लिया करूं। खुद शर्मिला साहब पढ़ी लिखी हैं, इसीलिए तो मैं कह रही हूं उनसे जवाब तो ले लें, उनकी बात सुन लें। तो पढ़ी लिखी बात करें ना, पढ़ी लिखी बात करें, स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें। अल्लाह खैर करे। फैक्ट्स एंड फिगर से बात करते हैं। मैं कह रहा हूं 3% जीडीपी ग्रोथ थी, मैं कह रहा हूं 3% जीडीपी ग्रोथ थी, बता दें मुझे प्लीज। चलें शर्मिला साहब इसके जवाब दे दें मुझे। जी बताइए। चीमा साहब को थोड़ा ठंडा पानी पिलाएं, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बहुत ही सेंटिमेंटल हो गए। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपके लोग नाअहल हैं। अगर अहल होते मेरे भाई तो क्या मुल्क इस तहाने पे ऊपर होता? क्या आपका जीडीपी रेट ये होता जिसके ऊपर आपको झूठ बोलना पड़ता? अच्छा, ये सारी बातें मैं नहीं कर रही, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, ये पाकिस्तान ब्यूरो के स्टेटिस्टिक्स हैं। सुन लें ये आपके हुकूमत का छापा हुआ। मुझे बात तो करने देना चाहिए, मुझे बात तो करने दें। या तो आप अपने दिल की भड़ास पहले निकालें ताकि मैं सुकून से बात कर लूं, क्योंकि मैं झगड़ा नहीं। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा, आपके इकोनॉमिक भड़ास निकालने का वक्त नहीं मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट्स हैं। मुझे ये बताइए, अब मैं आपसे मुखातिब हूँ सादिया, मैं चीमा साहब से मुखातिब नहीं। मुझे बताइए वो मुल्क जो आज से 3 साल पहले गंदम एक्सपोर्ट करता था, चीनी एक्सपोर्ट करता था, पाम एक्सपोर्ट करता था, आज वो इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आपका सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल आज आपका किए गंदम, चीनी, खाने पीने की अशिया है। आपने, इस हुकूमत ने इस मुल्क को फूड इनसिक्योर बना दिया। ये भयानक बात है, ये भयानक फिगर्स हैं। यू नो सादिया, ये फिगर्स आपके इकोनॉमिक सर्वे में पीपल्स पार्टी ने नहीं छापे हैं, ये आपकी हुकूमत ने छापे हैं। स्टेट बैंक के हाथों आपने मुल्क को नीलाम कर दिया। जो आप स्टेट बैंक का बिल लेकर आए, आपको खुशी हो रही है कि आप वो बिल आपने पास करा लिया, आप शादियाने बजा रहे हैं। खुदारा अपने दिल पे हाथ रख के बोले आपने करा क्या है। ठीक है, बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत। अच्छा, गैस आती नहीं है, लेकिन गैस 2.5% नहीं, एक सेकंड सादिया, टेल मी समथिंग। पैनाडोल जैसी दवा सर के दर्द की होती है ना, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। पैनाडोल की कीमतों में 500% इजाफा। पैनाडोल नहीं मिल रही है, शहरों में नहीं मिल रही, बड़े बड़े शहरों में नहीं मिल रही है। आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर लोगों को खाने के पैसे नहीं है, तनख्वाही नहीं है, बिजली की नरखें। अब इन्हीं तमाम चीजों की बुनियाद पे ऑपोजिशन कहती है कि हम घर भेजेंगे, ये हुकूमत घर जाएगी तो हालात ठीक होंगे। लेकिन क्या वाकई किसी ऑपोजिशन जमात ये लाहेअमल है कि मुल्क को जितने गंभीर मसाइल ऑपोजिशन बताती है कि जिसका हम शिकार हैं उनसे निकाल सकेंगे? ये देखना बाकी है। और अब अगले हफ्ते जो कि ऑब्वियसली कल से शुरू हो रहा है और 8 या 9 मार्च को पीपल्स पार्टी की ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद आ रही है, वो किसके खिलाफ आती है? जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली शर्मिला साहबा ने भी कहा कि वो स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ होगी, और कितनी कामयाबी के चांसेस हैं उस पर हम बात करते रहेंगे। चीमा साहब आपका और शर्मिला साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस जब हम आएंगे तो पब्लिक सर्विस मैसेज है मुल्क भर में इस वक्त जो नेशनल कैंपेन चल रही है पोलियो के खिलाफ, हम उस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इस प्रोग्राम में और इस चैनल के दीगर प्रोग्राम्स में हर कुछ अरसे के बाद आप देखते हैं कि पोलियो के हवाले से जो पोलियो इराडिकेशन कैंपेन है, जब जब मुल्क भर में ये शुरू होती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम ये पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पे आवाम तक पहुँचाएँ। और पोलियो जिसका खात्मा पूरी दुनिया से हो चुका है, सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये अभी भी है, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। लेकिन पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़
न्यूज़ ये रही कि 2021 में सिर्फ और सिर्फ एक केस आया और उसके बाद तकरीबन 1 साल का अरसा ये गुजर चुका है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पोलियो का कोई केस नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पोलियो की वबा जो है वो ख़त्म हो चुकी है इस मुल्क से। उसके लिए अभी भी बहुत सारी कोशिशें, बहुत सारी काविशें करने की ज़रूरत है और आज इसी पे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी भी अगर कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें हैं इस बीमारी के ख़ात्मे के लिए तो वो क्या हैं और कैसे उनसे हम निमट सकते हैं। उसके लिए मेरी बहुत ही प्यारी, बहुत ही मोहतरम डॉक्टर समिया राहील काजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और मेंबर नेशनल इस्लामिक एडवाइजरी ग्रुप WHO। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने इसमें हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में क्या वजह है कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी हम अभी भी इस चीज़ का शिकार हैं, हम अभी भी इस पर बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा रुकावटें हायल हैं, क्यों हम अभी तक इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सके? इतने अरसे से, इतने सालों से ये कैंपेन्स चल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सादिया, हमारा जो ये खित्ता है ये चूँकि वॉर ऑन टेरर का जो शिकार रहा है उसमें बहुत सारी जो हमारी बदकिस्मती रही कि हमारा मुल्क जो है और सारी दीगर दहशतगर्दी की लपेट में भी था, लेकिन ये जो एक दहशतगर्दी हमारे ऊपर मुसल्लत की गई तो ये भी, इसका भी बहुत बड़ा ताल्लुक है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। इस बीमारी के ख़त्म होने में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस वॉर ऑन टेरर का भी है और मैं समझती हूँ कि जब भी इसका तारीख हिसाब किताब लेगी तो ये बीमारी इसीलिए यहाँ पर वो हुई कि उसके जो मुख्तलिफ मिथ्स फिर लोगों में वो हुए और ख़ास तौर पर इसी खित्ते में कि जी इससे दुश्मनों के लिए डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं या इसमें दवाई में पोलियो के कतरों में कुछ ऐसी चीज मिलाई जा रही है जो हमारी इस नस्ल को खत्म कर देगी और मुख्तलिफ ऐसी किस्म के मिथ्स जो थे उसने हम इस बीमारी को खत्म करने में यानी सबसे बड़ी रुकावट इस वॉर ऑन टेरर ने डाली। फिर जो दूसरी बात है कि अवेयरनेस नहीं है मुख्तलिफ चीजों की और इल्म की कमी है, जहालत है हमारे मुआशरे में और उसकी वजह से जो सही जो मालूमात हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचती। तो जो WHO का ये नियाग जो ग्रुप बना और मैं बहुत ज़्यादा जिक्र करना चाहूँगी इस पूरी कैंपेन के पाकिस्तान में डॉक्टर आजम और हमारे जो पीमा के डॉक्टर्स थे, अलखिदमत के कारकुनान थे, उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया। मैं भी उस ग्रुप की एक कारकुन हूँ और हम सब जानते हैं कि आपकी बहुत इसमें खिदमात शामिल हैं, आपने अपना वक्त दिया है, आपने बहुत ज़्यादा इस कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अलखिदमत का भी इसी तरीके से। 3 सूबों में चूंकि वो कबायली जो इलाकाजात हैं, हमारा घर बिल्कुल बॉर्डर पर है तोरखम के और इस तरफ लाहौर में रहती हूँ, कोयटा में शादी हुई है, तो हम लोग इन तीनों सूबों में बहुत ज़्यादा इस पोलियो रेडिकेशन में भी और बाकी भी जो अलखिदमत का हेल्थ फाउंडेशन है उसके अंदर हमारे मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियों के खिलाफ जद्दोजहद है और उसमें पोलियो से फहरिस्त है कि उसमें हमारे पीमा के डॉक्टर्स ने, अलखिदमत के वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा काम किया और चूंकि लोग ट्रस्ट करते हैं हमारे ऊपर कि जी ये जो बात कर रहे हैं तो ये सही कह रहे हैं, इसलिए लोगों ने बहुत बात भी मानी और हमने जो नियाग के तहत हमने मदारिस को और मसाजिद को मराकज़ बनाए इस पोलियो एरेडिकेशन के खिलाफ, उनको इस्तेमाल किए कि ये मेंबर और महराब जब तक लोगों की सेहत के लिए, लोगों की अखलाकी सेहत के साथ साथ जिस्मानी सेहत के लिए भी जब तक ये लोग काम नहीं करेंगे उस वक्त तक ये बीमारी का खात्मा बहुत मुश्किल है। तो हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और फिर ऑब्वियसली ये एक ज़ाहिर है जो भी केयर गिवर्स हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ सर्वेज होते रहते हैं, वो देखते हैं कि क्या क्या रुकावटें हैं, तो कुछ नुकात मेरे सामने इस वक्त पड़े हुए हैं, उनका मैं जिक्र करना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोगों के राय क्या होती है। एक ने कहा, एक सर्वे में ये चीज़ सामने आई कि उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे को इससे बुखार हो जाएगा या बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। साइड इफ़ेक्ट्स में सब
सबसे जिसका आपने जिक्र किया कि लोग कहते हैं कि जी हमारे बच्चे बड़े होकर इनफर्टाइल हो जाएंगे, वो माँ या बाप नहीं बन सकेंगे। फिर ये तीसरी चीज जो कि ये फाइंडिंग ज्यादा बलूचिस्तान में देखी गई और वो ये थी कि पोलियो ड्रॉप्स हलाल नहीं हैं। तो जो आपने कहा ना कि ये बहुत सारी चीजें मजहब से जोड़ दी जाती हैं जानबूझकर या फिर वो जिस तरह आपने कहा कि जहालत में, तो इसमें कितना अब लोग आहिस्ता आहिस्ता सुनने को तैयार हुए हैं? जैसे मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा काम किया WHO ने, जो नियाग जो नेशनल इस्लामिक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है और मस्जिद और मेंबर और मेहराब को साथ मिलाया है, तो उसका बहुत बड़ा फायदा ये हुआ है कि चूंकि अइम्मा कराम में खुद अवेयरनेस फैली है, उन्होंने फिर अपने इलाकों में लोग उनकी बात मानते हैं, वो हर यानी 5 वक्त की नमाज और फिर वो एक पूरा इंस्टीट्यूशन है हमारे पास मस्जिद का, तो उसको इस्तेमाल किया और उसके बहुत अच्छे नताइज हमें मिले। इसके साथ साथ सादिया चूंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है और मार्च में बाहर की नवीद के साथ साथ औरत की लिए भी हुकूक और इंसानी हुकूक की तंजीमें भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करती हैं, तो बतौर एक माँ के, बतौर एक औरत के, बतौर इस कौम की एक बेटी के, औरत का बहुत बड़ा इसमें किरदार है कि वो इसमें अपना यानी वक्त दे और वो अपने बच्चों की और अपनी नई नस्ल की हिफाजत में अपना किरदार अदा करे। तो मैं तमाम माओं से भी अपील करती हूँ कि ये मार्च की सेलिब्रेशंस में हम सब लोग साथ दें इस मुहिम का, ताकि हमारा मुल्क जो है वो भी दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पोलियो के साथ साथ दीगर बीमारियों से भी हमारी नई नस्ल की जान छूट जाए। डॉक्टर साहब, आप बड़ी अच्छी आपने बात की, इसी से रिलेटेड एक सवाल है और ये भी मुख्तलिफ हम सर्वेज में देखते हैं कि ऑब्वियसली हमारे एक कॉन्सेप्ट है बेटे और बेटी में डिस्क्रिमिनेशन का। सो ये पोलियो की मुहिम में भी बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जब किसी के घर में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने जाते थे तो वालिदैन ये कहते थे कि नहीं, ये जो बेटा है ना हमारा, ये प्रेशियस चाइल्ड है, गोल्डन चाइल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, द मोस्ट फेवरेट चाइल्ड का जो कॉन्सेप्ट है कि इसको नहीं हम अफोर्ड कर सकते इस तरह की कोई चीज़ पिलाना, ये बेटी को पिला दें। बेशक इस पे जरूर बात कीजिए कि बेटियों को पिला दें आप, और दिमाग में सोच क्या होती थी कि बेटे को कुछ ना हो जाए, भाई हमारा बड़ा कीमती बच्चा है। सादिया, अभी तक हम बदकिस्मती से उस मुआशरे में रहते हैं जहाँ हमें दोहरे जबर का शिकार है पाकिस्तानी औरत। हमें तो वो हुकूक चाहिए नहीं जो जदीद आज़ादियाँ देती हैं, लेकिन हमें वो हुकूक भी नहीं मिलते जो कि इस्लाम देता है और मुआशरा उसे देने पर तैयार नहीं है। तो आपने जो बात की है मैं उससे अग्री करती हूँ कि है हमारे मुआशरे में अभी भी बेटी और बेटे का फर्क, लेकिन पिछले जमाने से काफी बेहतरी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है और उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार है, आप लोगों का भी बहुत बड़ा किरदार है। और मैं अगेन मैं कहूँगी कि मस्जिद और मेंबर और मेहराब इस जो डिस्क्रिमिनेशन जो है माशरे में, उससे इसलिए उनको बताना चाहिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो एक अरब शायर तंजिया कहते हैं कि हम जब से मोहम्मद आए इस दुनिया में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में औरत ही औरत होने लगी है, इसलिए कि उनकी जिंदगी में औरत का बड़ा डोमिनेंट और डायनामिक किरदार है। तो वो जो किरदार है उसे इस मुआशरे में नजर आना चाहिए। अगर मदीना की इस्लामी रियासत हमारे लिए एक मॉडल है तो उस मॉडल में तो औरत का बड़ा मुतहर्रिक किरदार है, उसी किरदार को वापस लाने की जरूरत है और उसमें हम सबको मिलकर एक पेज पर आने की जरूरत है। बिल्कुल सही। एक और चीज़ डॉक्टर साहिबा मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ये भी ऑब्जर्वेशन में आया है कि ऑब्वियसली कैंपेन्स जो हैं वो हर थोड़े अरसे के बाद होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए और फिर 4 साल तक आपने नहीं पिलाए। हर कुछ महीने के बाद हम देखते हैं कि मुल्क में ये कैंपेन होती है। तो इसमें बहुत सारे लोग बड़ी जल्दी तंग आ जाते हैं और जब आपको दरवाजे पे पोलियो की टीम पहुंचती है तो लोग कहते हैं अब भी 2 महीने पहले 4 महीने पहले तो पिलाए थे, आप लोग फिर आ गए। बहुत सारे लोग जो हैं वो इरिटेट होना शुरू हो गए, अनोय होना शुरू हो गए, ये जो फ्रीक्वेंट विजिटर्स हैं या फ्रीक्वेंट कैंपेन्स हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस बताइए कि ये कितने, ये इस तरह नहीं है कि आपने 1 डोज दे दी बच्चों को और बीच में 3 स्किप कर दी और फिर आप छठी दफा दोबारा 2 कतरे पिलाने। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम मेडिकली भी अवेयरनेस अवाम में पहुंचाएं
और फिर मैं कहूंगी कि मसाजिद के थ्रू भी पहुंचाएं, आइम्मा कराम के थ्रू भी पहुंचाएं और मीडिया के थ्रू भी पहुंचाएं कि वो डॉक्टर आए और वो उनको पूरे कोर्स की तफसीलात बताएं कि ये कितने जरूरी है उनको हर साल पिलाना, उनको यानी कितनी मुद्दत जब मुल्क में ऐसी पोलियो एरेडिकेशन कैंपेन हो, जब भी वो इम्यूनाइजेशन डेज हो, उस वक्त ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर समिया राहिल काजी साहबा इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।